कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 9th के एनुअल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस पेपर यानी कि सैम्पल पेपर, जो कि सोशल साइंस का है। मार्क्स इसमें 40 हैं, टाइम इसमें 2 आवर्स दे रखा है, टाइम अलाउड है 2 आवर्स। तो एक तरह से ये अभ्यास प्रश्न पत्र है यानी कि प्रैक्टिस पेपर है टर्म 2 के लिए सोशल साइंस का। जो सामान्य निर्देश आपके एग्जाम में होते हैं वही सामान्य निर्देश इसमें भी दे रखे हैं कि कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे 1 से 5 तक के 2 अंक वाले प्रश्न हैं, और 6 से 8 3 अंक, 9 से 10 5 अंक, 11वां 12वां जो है वो स्रोत बेस्ड क्वेश्चन है यानी कि स्रोत आधारित प्रश्न है। 13वां प्रश्न आपका मैप का है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन थी। अब बात करें दूसरे विश्व युद्ध के बीच वर्साई की संधि में ही बो दिए गए थे। दूसरे जो विश्व युद्ध के जो बीज थे वो वर्साई की संधि में ही बो दिए गए थे। इसमें टिप्पणी करें तो इसका मतलब ये है कि 28 जून 1919 के दिन हस्ताक्षर किए गए थे वर्साई की संधि में, जिसके कारण जर्मनी को अपनी भूमि, राज्य, टैक्स क्षतिपूर्ति के रूप में बाकी राज्यों, बाकी कंट्रीज को देनी पड़ी थी। इसलिए उसका बदला लेने के लिए ये कहा जाता है कि ये बीज बो दिए गए थे दूसरे विश्व युद्ध के वर्साई की संधि में ही। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के प्रमुख कारण की विवेचना करो। तो भारत में गरीबी के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो इसमें है बढ़ती जनसंख्या, शिक्षा का अभाव, बढ़ती महंगाई, प्राकृतिक आपदाएं, उचित स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। तीसरा प्रश्न है, उन महत्वपूर्ण मानदंडों का वर्णन कीजिए जो किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक कैसे बनेगा? जब चुनाव जो है पूरी प्रक्रिया के साथ होगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ होगा। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हम चर्चा करते रहते हैं शुरू में, आपसे उनको डिस्कस करना है। चौथा है, उत्तर भारत में पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में वर्षा कम क्यों हो जाती है? क्योंकि बंगाल की खाड़ी से मानसून भारत में सबसे पहले उत्तर पूर्व में प्रवेश करता है, फिर ऊंचे हिमालय पर्वत इन्हें आगे नहीं जाने देते हैं। वाष्प से भरे होने के कारण पवनों की यह शाखा खूब वर्षा करती है। रूसी समाज किस प्रकार समाजीकृत हुआ? ये हमें बताना है कि रूसी समाज किस प्रकार समाजीकृत हुआ। तो जो रूस में सामाजिक समानता का नितांत अभाव था, यानी कि सामाजिक समाज की कमी थी। इस समय रूस का समस्त समाज 3 विभिन्न श्रेणियों में विभक्त था, जिनमें आपस में किसी भी प्रकार की सद्भावना विद्यमान नहीं थी। वे एक दूसरे को अपने से पूर्णतः भिन्न और पृथक समझते थे। ये है इस प्रकार समाज जो था वह किस प्रकार था, इस ऐसे था जो मैंने आपको बताया। अगला है, नात्सी समाज में महिलाओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। नात्सी समाज में क्या है, हिटलर ने महिलाओं को उसके जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कहा था, किंतु यह केवल उन आर्य महिलाओं तक ही सच था जो शुद्ध एवं वांछित आर्य बच्चा पैदा करती थी। उन्हें अच्छी पत्नी बनने और पारंपरिक रूप से घर को संभालने व अच्छी पत्नी बनने के अतिरिक्त एक मातृत्व लक्ष्य की प्राप्ति की ही शिक्षा दी जाती थी। मतलब जो उस समय की जो महिलाएं थी, कौन सी, आर्य वर्ण की, उन्हीं की भूमिका काफ़ी अच्छी थी। अब 8वां में प्रश्न है, नात्सी शासनकाल के दौरान जनसंहार में मुख्य निशाने पर कौन थे? जनसंहार पर मुख्य निशाने पर यहूदी लोग थे, ये हम जानते ही हैं। तो इन्हीं के बारे में हमने बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है। यहूदी लोगों को किस प्रकार टारगेट करके मारा जाता था तो वो भी बताया गया है। उनकी छवि बिगाड़ी जाती थी थिएटर के माध्यम से, रोल के माध्यम से, कला के माध्यम से। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्यों का वर्णन कीजिए। 7वां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा के विघटन की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकते हैं, यानी कि वो राष्ट्रपति को कह के लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कर सकते हैं तथा उसके निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री को ये शक्ति है कि वह प्रशासन तथा विधान से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन
निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश एवं शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमत से गुणा कर दिया जाता है। तो इसका कारण क्या है कि लोकसभा को संसद का लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस। लोकसभा डायरेक्ट चुनी जाती है आम चुनाव के जरिए, और राज्यसभा जो है वो जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुनी जाती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। अगर हम इंग्लिश में इसको पार्ट को बोलें, द मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ऑन द अदर हैंड, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। 12 are nominated by the president and the rest are representative of the state and union territory. Hence, the Lok Sabha is called the lower house of the Parliament India, where Rajya Sabha is called the upper house. अगला इसमें अथवा में प्रश्न है, आपके विचार में भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है? भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो अपने वह विचार, अपने निर्णय नहीं ढंग से ले पाएगी। उसको दबाव में आकर अपने निर्णय लेने होंगे और निर्णय देने होंगे, इसलिए उसको स्वतंत्र रखा गया है। ये पॉइंट है आपका। 10वां प्रश्न है, भारत में निर्धनता में अंतर, राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। जैसा कि हमने ये देखा हुआ है और पढ़ा भी हुआ है कि भारत में निर्धनता का स्तर हर राज्य से राज्य अलग अलग है। जैसे बिहार में, उड़ीसा में ये अलग स्तर पर है, वहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी स्तर देखी जाती है। और यहीं पर अगर बात करें उत्तर भारतीय राज्यों की और हरियाणा, पंजाब, तो इनके स्तर में भिन्नताएं हैं। उसके अन्य अनेकों कारण हैं, जैसे उन्होंने किस प्रकार अपने संसाधनों पर बल दिया, किस प्रकार खेती को बल दिया, ये सभी चीज़ों के कारण कैसे उन्होंने निर्धनता को कम किया, ये सभी बहुत ज़रूरी कारण है। अथवा में प्रश्न है, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। तो भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55% से वर्ष 1993 से 36% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात 2000 से करीब 26% नीचे आ गया। यदि प्रवृत्ति जारी है तो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग अगले कुछ वर्षों में 20% से भी कम कर सकते हैं। तो अब ये सेक्शन डी की बात करें, 11th है, तो ये एक अनुच्छेद है जिसमें समाज परिवर्तन के समर्थकों के एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसे राष्ट्र चाहते थे जिनमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान एवं जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वह सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि सरकार को किसी भी अधिकारों का हनन करना या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह महसूस प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। तो यानी कि आपको पता लग रहा है ये जो पैराग्राफ है किस पे आधारित है। उदारवादी लोकतंत्रवादियों से किस प्रकार भिन्न थे बताना इसमें मेंशन है। रेडिकल समूह के राजनीतिक विचार क्या थे। रूढ़िवादी किस प्रकार रेडिकल समूह और उदारवादियों के खिलाफ थे, इसमें पूरा मेंशन किया गया है। रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे। और रूढ़िवादी कौन होते हैं, ये सब चीज़ें चर्चा की गई हैं। अब दूसरा जो पैराग्राफ दिया गया है ये भारत में, ये ज्योग्राफी से दिया गया है, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, उन्हें मॉनसूनी वन भी कहते हैं। और यह वन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 से 200 मीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस कारण ऐसे वन देश के पूर्वी भाग, उत्तरी
राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, खेर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। यह वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े बाग कृषि कार्य में प्रयोग होते हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों के पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं। अब प्रश्न देखें तो उपरोक्त अनुच्छेद में किस प्रकार की वनस्पति के बारे में चर्चा की गई है। तो सभी वनस्पति के बारे में हमने बताया है कि कौन कौन सी मानसूनी, शुष्क हो गई और सागौन, सारी वनस्पति के बारे में चर्चा है। ये वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये भी चर्चा हुई है। आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वनों के बीच में अंतर क्या है। अब दोनों को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें से हमारे को आंसर पता लग जाएगा कि आर्द्र या नम पर्णपाती उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और बात करें मानसूनी वन की तो वो 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा वाले में क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब मैप की बात करें तो मैप में बताया गया है कि वूलर झील के बारे में बताया है। वूलर झील कहाँ पर है। वूलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में है और सांबर झील आपकी राजस्थान में है और पुलिकट झील आपकी जो है, पुलिकट झील जो है बे ऑफ बंगाल में है आपकी। और ये लैगून से बनी हुई है। सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून झील है ये। तो इस पर ही पूरा सैंपल पेपर आधारित था इन सभी चीज़ों पर। अब इसमें देखते हैं वर्ल्ड मैप है हमारे सामने। तो इसमें मित्र राष्ट्र अंकित किए गए। मित्र राष्ट्र में अमेरिका है और इसको जिसमें इंग्लिश में बोला गया वन एलाइड पावर। मित्र राष्ट्र बताया गया कि कौन सा मित्र राष्ट्र है, अमेरिका है, ये मेंशन किया गया है। बाकी हमने बता ही दिया। और ये पूरा सैंपल पेपर हमारा कंप्लीट होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।